डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। बहुत स्वागत है आपका मिशन शुरू प्रयागराज में। आजकल टेस्ट सीरीज चल रहे हैं। अभी तक 7 टेस्ट सीरीज का सलूशन हो चुका है। 8वां टेस्ट सीरीज आपके सामने है। तो अब हम देखेंगे कि 8वां सीरीज जो है कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। एक एक करके हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस सवाल को ध्यान से देखिए और बताइए ऐसा क्या किया जाए कि ये सवाल आपसे आसानी से हो जाए। देखो, ए ने एक वस्तु की खरीदी गई कीमत पर 25% लाभ के साथ इतने में बेचा, जिसके अंकित मूल्य पर उसे 30% की छूट मिली थी। तो अंकित मूल्य बताओ। आप बताओ, 25% लाभ के लिया है तब इतने में बेचा, यानी इसका सीपी हमको मिल सकता है। अगर सीपी मिल सकता है तो बताओ सीपी क्या होगा। सीपी गुणा 125 बटा 100 और बराबर है 8750। इसको हम लोग हल कर सकते हैं। 25 से काटता हूं, 25 बच्चे 125, 25 तिया 75, 75 और 12, 25 बच्चे 125 और 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, यानी वह वस्तु हो गई 7000 की। अब अगर 7000 की वस्तु हो गई और हमें पता चला है कि 30% छूट पर हमने खरीदा था, तो निश्चित रूप से वह वस्तु 10000 की रही होगी। 10000 की रही होगी तभी तो हमने उसको 30% छूट पर 7000 में खरीदा। ये आपका पहला सवाल हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा। लिखा है कि एक यहां तक करो भाई। हाँ, ये लिखा है कि 150 से 300 तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें 250 से 350 के बीच बेची जाएं, तो अधिकतम संभावित लाभ क्या है जो 15 पुस्तक बेचने पर मिलेगी। अधिकतम संभावित लाभ कब मिलता है विद्यार्थी? जब आप बहुत कम में खरीदिए और अधिकतम मूल्य पर बेचिए, तब ज्यादा लाभ होगा। तो अगर किताबें 150 से 300 तक हैं तो हम उसको 150 में खरीदेंगे। अगर हम 150 में खरीदेंगे, सोचो, अगर हम 150 में खरीदेंगे और बेचेंगे कितने में? 350 में बेचेंगे। और 150 में खरीद के 350 में बेचेंगे, तो बताओ हमारा लाभ कितना हो जाएगा? 200 रुपए का लाभ हो जाएगा। और 200 रुपए का लाभ हो जाएगा नहीं हो जाएगा? देखो, तो अधिकतम संभावित लाभ क्या है जो 15 पुस्तक बेचने से मिलेगा। 15 पुस्तक बेचने से बहुत ज्यादा लाभ मिल जाएगा। इसमें तो कोई नहीं दिख रहा है। देखो, फिर से देखो, 150 से 300 के बीच खरीदी गई पुस्तकें हैं और 250 से 350 के बीच में बेची जाए, तो अधिकतम संभावित लाभ क्या है? तो भैया हम 150 कम से कम खरीदेंगे और 350 में बेचेंगे। अगर हम 350 में बेचेंगे और 150 में खरीदे हैं, तो कुल मिला के हमें एक पुस्तक पर 200 रुपए का लाभ मिल रहा है। और जबकि हम 15 पुस्तक का हिसाब करेंगे, 15 दूनी 30, हमारा उत्तर 3000 बनना चाहिए। और 3000 एक भी विकल्प नहीं है, तो हम इनके विकल्प को खारिज करते हैं। समझ पाए? आपका उत्तर होना चाहिए 3000। ठीक है, क्योंकि 200, अगर हाँ 3 पुस्तकें होती तब 600 रुपए का लाभ हो जाता। यहाँ या तो 15 की जगह 3 पुस्तकें कर दिया जाए, तब यहाँ 600 हो जाएगा। अगर आपने 15 पुस्तक रखा, तब 3000 का लाभ हो पाएगा। आइए आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास ये रहा। लिखा है कि 8% एक राशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 2016 रुपया हो जाती, 2916 हो जाती। उसी राशि पर 9% वर्ष से साधारण दर से 3 साल का ब्याज क्या होगा? तो पहले हम लोग को वहां से दर निकाल लेना चाहिए। दर कैसे निकलेगा? राशि क्या है नहीं पता। देखो, कोई राशि पी है। अब इस पर 1 प्लस आर बटा 100, आर हमको नहीं मालूम, 8% मालूम, 8/100 और पावर 2 और बराबर लिखा हुआ है कितना? 2916। अगर इसको हम काटते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 से इसको काट दो तो ये हो जाता 25। तो 25 के 25 27/25, यानी P बराबर हो जाएगा 2916 गुणा 25/27 और गुणा 25/27। अब आप समझो, अगर 27 का स्क्वायर का 729 होता है तो 7 चौक 28। मुझे लगता है इससे ये 4 बार में कट जाएगा। अगर 4 बार में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2500, यानी हमारा मूलधन आ गया 2500। अब करें 2500 के मूलधन पर 9% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? आप देखिए तो दोनों जीरो कट जाएगा। अब 9 तिया 27, देखो 25 नमा 225 होता है, 225 गुणा 3 तो कितना हो जाएगा? 675। ये इसका उत्तर था, वो याद करिए। ये अभी जो विकल्प हम लोग देखे थे, इसका विकल्प उधर छप गया था, देख लो आप। अभी थोड़ी देर पहले इसका देखो, इसका विकल्प ध्यान से देखो, यही विकल्प है ना, यही विकल्प यहाँ पे आ गया था। ये देखो 600। ठीक, यही गलती थी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है कि 2 बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है। 2 वर्ष बाद यह अनुपात 7:8 हो जाएगा।
तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। हमें क्या करना चाहिए, 5 और 6 दिखा है तो 5x और 6x लिख देना चाहिए। अब फिर कहें 2 वर्ष बाद +2 करना चाहिए और तब इनका अनुपात 7:8 हो जाएगा। अगर मैं कहूं आपको कुछ ज्यादा लगाने की भी जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि जो 5 था वही 7 बना है, जो 6 था वही 8 बना है, यानी खाली 2 ही बढ़ा है। यानी 2 वर्ष बाद 2 का अनुपात बढ़ा है, 1 वर्ष मान 1 अनुपात हो गया। तो कह रहा 12 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 12 दोनों में जोड़ दोगे, 12 5 17 और 12 6 17 और 18। कहीं दिख रहा है, ये देखो, ये आपका उत्तर आ जाएगा बिना लगाए हुए, क्योंकि इसको हल करने पे x बराबर 1 आ जाएगा। x बराबर 1 रखेंगे तो 5 इनकी उम्र 6 इनकी उम्र आ जाएगी, 12 साल जोड़ देंगे, आपका उत्तर बन जाएगा। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, कह रहे हैं इनका लघुत्तम बता दो। आप जानते हैं कि ऐसे सवालों में अंशों का लघुत्तम बटे हरों का महत्तम होता है। तो 2 4 5 का लघुत्तम 20 आएगा और 3 9 6 का लघुत्तम महत्तम आना चाहिए, महत्तम 3 आ जाएगा। देखो आपका ये आ गया उत्तर 20/3। अंशों का लघुत्तम बटे हरों का महत्तम, ये हमारा उत्तर है। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, उसमें लिखा गया है कि 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल उसी संख्या में से घटाया जाए तो परिणाम स्वतः क्या होता है। मैं इनमें से किससे कट जाएगा आपको बता दूं बड़ी जानकारी के साथ में। उस संख्या 9 से जरूर कट जाएगी, आओ देखते हैं कैसे कट जाएगी। कोई संख्या ले लो, जैसे मान लो हमने ले लिया 123। अब 123 में से क्या घटाएंगे, 6 2 8 1 9, नहीं 3 2 5 1 6 घटा देंगे। 6 घटाओ, 13 में से 6 गया 7 और यहाँ क्या बचेगा 11। देखो 13 9 117, 9 बार में कटना ही कटना। किसी भी संख्या में 3 अंकों की कोई संख्या ले लो आप, उसमें से उसी संख्या का योगफल घटाओगे तो हमेशा वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे सामने है कि इन दोनों में कौन बड़ा है। जानते हो इसको बड़ा बनाएंगे, देखो यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, अगर कुछ नहीं लिखा तो 2 होता, 3 2 का लघुत्तम 6 होता। तो हम इसको 6 पर बनाते हैं, बराबर कर देते हैं। 6 अगर लिख दें तो 3 दूना 6, 2 का पावर 2 बन गया। और इसको भी 6 बना देंगे तो 2 3 6, 3 का पावर 3 बन गया। अब 3 का पावर 3 मुझे बहुत ज्यादा होता है, यानी हमारी संख्या ये वाली बड़ी है, ये बड़ी है वो छोटी है। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्योंकि इसके अंदर 8 था, उसके अंदर 27 आ गया, तो 27 ज्यादा बड़ा होता। अब यहाँ देखो कह रहा कि ए बी सी बराबर 9 है, जहाँ वास्तविक संख्या तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का न्यूनतम मान कब होगा। मेरे भाई जब न्यूनतम मान आए, वो भी स्क्वायर की बात कर रहा है, तो निश्चित रूप से जब तीनों संख्याएं बराबर होती हैं, उनके बीच में गैप कम होता है, तब वो न्यूनतम मान आता है। तो हम इनको ए बी सी को 3 3 3 मान लेंगे, तो 3 + 3 + 3 बराबर 9 हो रहा है। उनका स्क्वायर करेंगे 3 3 9 3 3 9 3 3 9, यानी 9 9 18 9 27। ये आपका उत्तर बन जाएगा 27, बिना कुछ लगाए। कोई जरूरत नहीं है लगाने की, छोटा प्रश्न है, आप सीधे लगा सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। 5 और 20 के बीच ऋण संख्याओं का योग बताओ। 5 और 20 के बीच कितने ऋण संख्याएं होती हैं भैया। 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है, 17 होती है और 19 होती है। इसको निकालने का कोई जुगाड़ नहीं है ना, तो सीधे जोड़ लेना पड़ता है। 9 7 16 3 19 1 20 7 27 हासिल 2 1 3 4 5 6 67। ये हमारा उत्तर आ गया 67। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, कह रहे हैं कि इसमें बटा क्या कर दें कि 1 आ जाए। बटा क्या कर दो कि अगर इसका मान ही नीचे रख दिया जाए तो काम हो जाए, यानी आपको सीधे घटाना है। तो बताओ 43 में से 43 घटाया जाए, 58 में से 58 का 300। अगर हम 300 घटा दें भैया, देखो अगर हम इसमें इसको घटाएंगे तो 300 आएगा, तो 300 में 300 भाग देंगे तभी 1 आएगा। हमारा उत्तर 300 आ गया। आप देख लीजिए कितने आसान आसान सवाल पूछे जा रहे हैं, यानी सिपाही की दरअसल लेवल ही यही होता है। आपको बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेना है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं तमाम कठिन प्रश्नों के बीच में पड़े हुए हैं। श्रीमान जी बहुत कठिन प्रश्नों के बीच में ना पड़े, आप आसान प्रश्नों को रफ्तार में लगाने के प्रयास करें। अगर सफलता लेना है तो इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो अब इसका देखो मान निकालो, इसका वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा 0.05। अरे भाई लिख दो गुणा, इसका मान निकालोगे तो 1.25। अरे 1.25 कहां से हो जाएगा, ये 15 का है 1.5 और गुणा इसका करोगे तो 0.3 आ जाएगा, बस गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा 5 ये 15 15 में 225। देखो 5 या 15 15 15 में 225। अब 225 लिख करके और एक अंक 2 अंक 4 अंक पर 10 लगाना है, ये आ गया आपका उत्तर। ए विकल्प सही है, देख रहे हैं।
अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला सवाल हमारे सामने ये रहा। इस प्रश्न में क्या करना है, देखो कैलकुलेशन है केवल। एक संख्या ये पॉजिटिव है, एक संख्या ये पॉजिटिव, दोनों जोड़ लिए जाए। 125 125 250 हो जाएगा ना, हो जाएगा और क्या। 5 5 10, देखो जोड़ रहा हूँ। 5 5 10, हासिल 1, 2 2 4 1 5, और 1 1 2, और 1 1 2, यही आ गया। और उसमें से इसको घटाना हमको, इन दोनों को जोड़ो। तो 125 में से 25 को हम करेंगे तो कितना आएगा बताओ। इनको जोड़ते हैं, यहाँ जीरो बना देते हैं, और माइनस माइनस को हम इकट्ठा लेते हैं, तो 5 आ गया। और उसके बाद ये 5 और ये 2 7 हो गया, और ये 2 और एक 3 हो गया। बस खाली घटा देना। अगर घटाओगे तो आपका क्या उत्तर आएगा बताओ। ये 5 आ गया, 14 में से 7 गया 7 आ जाएगा, और 11 में 3 गया 8 आ जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा। अच्छा, एक भी नहीं आएगा, बताओ क्या गलती कर दिया बताओ। अच्छा हाँ, एक कहाँ आया था, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ तो एक ही था ना, सही है। ये तो रहेगा ही नहीं, आपका उत्तर यही आ गया 0.875। ये तो एक ही बार एक है ना, इसमें कहाँ है। तो आपका उत्तर आ गया 1.25 में से इतना घटा दिया 0.875, आपका उत्तर बन गया। आइए बढ़ते अगले सवाल में। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है, लिखा है 4 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग। अगर आपको वर्ग याद हो तो आप तुरंत उत्तर देख के बता सकते हो, लेकिन अगर वर्ग नहीं याद है तो निकाल लेते हैं। निकालें कैसे, 4 टाइम 9 लिख दीजिए, और आप ऐसे ऐसे पहाड़ा पढ़िए। 9 9 81 लेकर जाएंगे आप, तो अब यहाँ बचा 8, और यहाँ बचा 1, अब ये 99 आ जाएगा। आप जानते हैं 9 यहाँ जोड़ करके 18 हो जाएगा। 18 कई बार जाएगा बताओ। अगर हम देखें तो 9 बार जा सकता है, 18 9 162, 9 बार जाएगा। तो अगर 9 यहाँ लिखेंगे तो 9 यहाँ लिखेंगे, 9 9 81, बोलो 9 9 81, हासिल हुआ 8, 9 72 8 80, हासिल हुआ 8, 9 के 9 8 17। अब यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यानी 198 मुझे इसमें से घटाना। अगर इसमें से हमने 198 घटा दिया तो क्या उत्तर बनेगा। 9 में से 9 8 घटाओगे 1 आएगा, 9 में से 0 घटाओगे 8, 9 घटाओगे 0 आ जाएगा, 9 में से 1 घटाओगे 8 आएगा, और ये 9 आएगा, और ये होता है 99 का वर्ग। तो अगर आप लगाए हुए हैं सवाल तो देखते ही उत्तर बता देंगे, अगर नहीं लगाए हैं तो भाग विधि से लगा लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लिखा है कि 27 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन आपको करना है। तो संख्या निकालनी है तो एक ही तरीका है कि बड़े घन का आयतन करें, 27 गुणा 27 गुणा 27, और बटा 3 गुणा 3 गुणा 3। इससे क्या होगा, ये 27 27 कर जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 729। 27 का स्क्वायर 729 होता है। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि एक शराब के विक्रेता के पास 3 प्रकार का शराब है, इतना 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 लीटर है। बड़े से बड़े पीपे के नाप क्या होगी, प्रत्येक प्रकार का शराब पीपे को नापा जा सके। तीनों संख्याओं का महत्तम निकालना है। 403 434 का हम निकालना शुरू करते हैं। तो 434 में हम 403 से भाग दे देंगे, एक बार जाएगा 403, और ये आ जाएगा 31। निश्चित रूप से 31 एक विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य है तो ये उत्तर आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ है नहीं। तो आपका उत्तर 31 आ गया। पूरा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये जान लो कि अगर आपके पास अभाज्य संख्या आ जाए तो अभाज्य संख्या के नीचे तो और जाना नहीं तो फिर एक उत्तर आने लगेगा, तो फिर वही उत्तर बन जाता है। एक जमीन का टुकड़ा इतना मीटर लंबा इतना मीटर चौड़ा, उसे एक जैसे वर्गाकार प्लाट में बांटना है, तो ज्ञात कीजिए कम से कम कितने प्लाटों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का आपको महत्तम निकालना चाहिए, 1944 और 96 का। अगर हम 1944 और 96 का लघुत्तम महत्तम निकालें, कई बार जाएगा, 6 2 9 18, 2 छक्के 12, 2 बार जाए, 2 छक्के 12, 2 9 18 19, हाँ कितना आ जाएगा 24। अब ये 24 से हम 96 में भाग देते हैं, 24 चौका 96। आप देख रहे हैं कि हमारा महत्तम आ गया 24, तो क्या करेंगे, तो कितनी संख्या बन जाएगी, 1944 गुणा 96 टोटल प्लाट हुआ, और नीचे 24 गुणा 24, क्योंकि 24 का प्लाट हम बनाएंगे। 24 चौका 96, और 4 से काट दो 4 छक्के 24, और 6 से काट दो 6 3 18, और क्या हो 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 324 प्लाट आ गए। तो अगर आप क्या करेंगे, पहले महत्तम निकाल लीजिए, और महत्तम निकालने के बाद में फिर आराम से सॉल्व कर दीजिए, कोई संख्या लगाने की जरूरत नहीं है। एकदम शांतिपूर्वक सवाल लगाएं, आराम से उत्तर बन जाएगा। 17 संख्याओं का औसत 45 है, इसमें पहली 9 का औसत इतना है, आखिरी 9 का औसत इतना, 9वीं संख्या क्या है।
भाई 17 संख्याओं का औसत अगर 45 है तो पहले इनका गुणा करा जाए। तो 17 पचे 85 हासिल हुआ 8, 17 चौके 68 और 8 76। अब पहली नौ का औसत 51 है, चलो कर लेते हैं। ये हो गया 9 एके 9, 9 पचे 45। अगली अंतिम 9 का कितना आ गया भैया? अगली 9 संख्याओं का औसत 36 है, इनका भी गुणा करें। 9 छक्के 54, 5 और 9 तिया 27 और 5 32। अब इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। 9 4 13, 1 5 2 7 1 8 और 4 3 7। आप देख सकते हैं कि अगर एक संख्या 2 बार काउंट हो रही है तब उत्तर आ रहा है 783, जबकि है 765। अब हमको 765 इसी में से घटा देना चाहिए बस। 13 में से 5 घटाओ 8 और 7 में से 1 18। कहीं दिख रहा? ये आपका उत्तर है। देखो कितने आसानी से उत्तर बन रहा है, कुछ भी करना नहीं पड़ रहा है। ये यही है सवाल। देखने में चाहे जितना बड़ा सवाल हो जाए, लगाना नहीं पड़ेगा। सिपाही का पेपर ऐसे ही बनेगा। देखो इस सवाल को मौखिक लगाया जाता है। देखो 4 का वर्गमूल 2 आया, 2 इसमें जोड़ोगे तो 9 बन जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 आएगा, 3 इसमें जोड़ोगे 16 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। ये आपका उत्तर आ गया। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। ऐसे सवाल को खाली देख करके जवाब दिया जाता है, आपको इसका वर्गमूल निकालना है। देखो ऐसे सवाल में क्या करते हैं, पेयर बनाते ऐसे। तो इसके लिए 1, इसके लिए 2, आपका उत्तर आ गया। कितना आ गया? 0.12। कहीं दिख रहा? ये आपका उत्तर। बस हो गया। देख रहे आप? देख सकते हो सवाल सारे नहीं होते कठिन, कुछ सवाल मिलते हैं तो ठीक है, मिलना चाहिए। एक सेना में 10 सैनिक युद्ध में काम आए, शेष 10 बीमारी कारण मर गए, शेष 10 इतना ही हो गए। अब सेना में 729, 9 9 81 9 729 यानी 1,00,000। ये आपका उत्तर आ जाएगा। देखो भैया अगर सेना में x लोग होते, मान लो x लोग होते, तो पहले 10 आया तो 90/100, फिर 90/100 और फिर 90/100। अब ये कह रहे हैं कितना है, ये 729 और डबल ट्रिपल जीरो है। तो ये तीनों जीरो से तीनों जीरो कट गया और 9 का क्यूब 729 भी कट गया। ये उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा? 10,00,000। ये आपका उत्तर बन। तो आप देखते भी उत्तर बता सकते थे, लेकिन मान लीजिए लगाने का मन कहे तो लगा भी सकते हैं, कुछ लगाना ज्यादा पड़ेगा नहीं। 180 आदमी काम को 40 दिन में कर सकते, कितने आदमी और लगाए जाएंगे? 24 दिन में पूरा कर दें। देखो अगर 180 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तो हम पहले देख लें कि 24 दिन में कितना आदमी काम कर पाएंगे। पहले इसको काट लेते हैं। तो 6 चौक 24 और 6 तिया 18 और 4 दहाई 40, यानी हमको 300 आदमी की जरूरत है और हमारे पास 180 आदमी है। तो अगर हम 120 आदमी और लगा दें तो हमारा काम हो जाएगा। इन्होंने कहा कितने आदमी और लगा दें। हमने पहले ये डिमांड क्रिएट किया कि हमें 300 आदमी की जरूरत है और 300 में से 180 हमारे पास पहले से हैं, तो हमें कुल 120 आदमी और लगा देना चाहिए। हमारा उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है कि एक पूजा एक्सप्रेस दिल्ली से जोधपुर के लिए 9:30 बजे छूटती है, जिसकी चाल 60 की रफ्तार है। उसके बाद 11:30 पर मंडोर एक्सप्रेस छूटती है, जिसकी चाल 75 है। मंडोर एक्सप्रेस पूजा एक्सप्रेस को कितने समय बाद पकड़ लेगी? आप समझ सकते हो जो 9:30 बजे चली है 60 की चाल से, 9:30 से 11:30 2 घंटा तक चलेगी अकेले। 2 घंटा में 120 किलोमीटर चली जाएगी। अब बताओ 120 किलोमीटर की दूरी को जब ये कवर करने की कोशिश करेंगे किस चाल से? 75 की चाल से, जो कि वो 60 पहले जा रही है। तो 75 माइनस 60 करोगे तो 15 आ जाएगा। 15 8 120, 8 घंटे लग जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं? देखो यहाँ से चली है तो ये 120 तो ऑलरेडी जा चुकी है, उसके बाद ये अभी जा ही रही है 60 की चाल से और दूसरी इसको 75 की चाल से पीछा कर रही है। तो दूरी है 120 और चाल है 75 माइनस 60। तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा? 15 8 120। अगले सवाल पर चलते हैं। लिखा हुआ है कि 25 कुर्सियां बेचकर ललित ने 5 कुर्सियों का क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। अच्छा बताओ सीपी हमारे पास क्या है? मैंने 25 कुर्सी है, मैंने 25 में खरीदा। बताओ हमारा सीपी है मान लो 25 और हमारा जो प्रॉफिट आया है वो आया है 5। तो क्रयमूल्य और हमें दोनों मिल ही रहा है तो हमें तुरंत उत्तर लगाना चाहिए। क्या दिक्कत है? एक एक रुपए की एक कुर्सी खरीदे हैं हम, तो एक एक कुर्सी खरीदे हैं तो हमारा हो गया 25 कुर्सी 25 रुपया और 5 कुर्सी क्रयमूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी 5 रुपये का लाभ हुआ। तो बताओ 5 रुपये का लाभ होगा, लाभ गुणा 100 और बटा क्रयमूल्य 25। तो 5 बचे 25, 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 20%। हमें कितना लाभ मिल रहा? 20% का लाभ मिल रहा है। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा। एक व्यापारी एक रेडियो सेट 5% हानि बेचता है। यदि वह 55.25 बेचता तो उसे 8% लाभ होता। अच्छा पहले 5% हानि हो रहा था। देखो अगर हम चित्र ऐसे बनाए और इसको हम सीपी मान लें तो पहले 5% घाटा हो रहा था, उसके बाद अब 8% का लाभ होने लगा। इसका मतलब होता है कि कुल 13% का फर्क पड़ गया।
यानी किसी संख्या का 13% बराबर दिया गया है 55.25। आप जानते हैं x बराबर क्या होने जा रहा है, 5525/13 हो रहा है, क्योंकि 100 से आप गुणा करोगे तो 10 हट जाएगा। 13 चौके 52, 52 के बाद 3 बचेगा 32, 13 दूनी 26, 6 65, 13 5 65, यानी वो सामान कितने का था, 425 रुपए का। देख सकते हैं कितने आसानी से बन रहा है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा। लिखा एक दुकानदार एक किताब के अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 12% लाभ कमाता है। लागत मूल्य एवं अंकित मूल्य के बीच क्या अनुपात है। हमने यहाँ लिखा सीपी, यहाँ लिखा एसपी, यहाँ लिखा एमपी। मान लो 100 रुपये का सामान था, 12% के लाभ कमाया, यानी 112 का बिका होगा। यानी कोई एमपी है, एमपी के ऊपर हमें छूट देना पड़ा 10%, यानी 90% पर बेचा गया इसको, और तब भी उसको जो है कितने बिका है, 112 बिका। तो बताओ एमपी बराबर क्या हुआ। एमपी बराबर हो गया 112 गुणा 100 और बटा 90। कुछ छोटा हो सकता है, जी हाँ, 0 0 काट दो, तो ये आ जाएगा 1120/9। अगर 1120 आ गया तो कह रहे लागत मूल्य और अंकित मूल्य। लागत मूल्य हमारा 100 है और अंकित मूल्य हमारे पास आया है 1120/9। 1120/9। अगर हम चाहें तो एक एक जीरो काट सकते हैं, 9 यहाँ जाएगा तो 90 हो जाएगा। अभी 2 से और काट सकते हैं, 2 25 10 और 2 से काटेंगे, 2 25 10, 2 6 12, 9 5 45, 45 अनुपाती 56 हमारा उत्तर आना चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने एमपी निकाल लिया, एमपी और सीपी का आराम से रेशियो बन गया, कोई समस्या नहीं आई। अगले सवाल पर चले। इसमें कहा गया है कि लगभग मान बताओ। 1508 का 30%, 31%, 31% को हम 30% निकाल लेते हैं। देखो लगभग का मतलब ये होता है कि आप उसके दशमलव में जाओ। अगर मौखिक निकालना चाहो तो इसको 1500 मान लो, और 1500 का 30% निकालना है तो 15 3 45, 450 आ जाएगा। मौखिक की बात कर रहा हूँ। ये 2018 है और वहाँ 26% है, तो 2018 का अगर हम 26% निकालते हैं तो बड़ा बड़ा अंतर है, आराम से आ जाएगा। तो इसको हम 2000 मानते हैं, उसको 25 मानते हैं। तो बताओ 25 दूना 50, 500 हो जाएगा। बताओ 5 4 950, 950 के आसपास क्या दिख रहा है आपको। 950 के आसपास आपको यही 1000 दिख रहा है। आराम से आपका उत्तर बन गया, कुछ लगाने की जरूरत नहीं। आप समझ पा रहे हो। इसको मैंने 2000 मान लिया, इसको मैंने 25 मान लिया। 25 दूना 50, 500 इधर बन रहा था, 450 यहाँ बन रहा था, मैंने छोटी छोटी करके माना था। 950 हमारा उत्तर है, 1000 सामने था, हमारा उत्तर आ गया। अब ठीक है, क्योंकि इसके बाद कितना भी बढ़ जाएगा, 1200 तो हो नहीं जाएगा, हाँ, या 1600 तो हो नहीं जाएगा। तो इतना आसानी से जब उसने लगभग कहा है तो पूरा लगाने की क्या जरूरत है। क्रमशः 3 4 5 सेंटीमीटर भुजाले घन को पिघला कर नया घन बनाया गया। तो जब भी कभी किसी घन को पिघलाया जाएगा तो आयतन निकाला जाएगा। आयतन निकाला जाएगा तो कैसे, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब, यही करना है। तो ये कितना हो गया, 27 प्लस 64 प्लस 125, और जोड़ा जाए। 5 4 9 7 16 हासिल 1 3 और 6 9 2 11 हासिल 1 1, 216 आ गया। और 216 का जब हम घनमूल निकालते हैं तो कितना आ जाता है, 6। 6 सेंटीमीटर भुजा का घन हमारा तैयार हो जाएगा। आपने देखा, जब भी कभी पिघलाने की बात आ जाए कहीं पर तो इसका मतलब उसका आयतन निकालना पड़ेगा। आयतन आराम से निकाल सकते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर कम कर दी तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट कमी आ गई। अच्छा बताओ, 4 सेंटीमीटर कम कर दिया यानी 40% की कमी कर दिया, और 40% कमी कर दिया तो क्या बचेगा बताओ, कितना कितना प्रतिशत कमी हो जाएगी बताओ। कोई चीज 100 थी है, और 4 सेंटीमीटर कम कर दिया है, यानी 60% रह गया। तो अब बताओ 60% रह गया तो 60/100 और 60/100। इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज 100 था जो कि 36 बचा इस समय। इसका सीधा सा मतलब है कि 64% कम हो गया। देख रहे आप, लगाना ही नहीं, 40% कम हो गया तो इसका मतलब 60% 60% रह गया, यानी 36% रह गया। अब बताओ कोई चीज 100 था, 36 रह गया तो कितना घट गया बताओ, 64% कम हो गया। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास है, एक पंखे का अंकित मूल्य 1400, इस पर 10% बट्टा दिया, कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए कि 1200 का हो जाए। भाई 1400 का समान है। सबसे पहले आप इसको 90/100 कर रहे हैं, उसके बाद इसको आप 100 माइनस x/100 कर रहे हैं, और उसके बाद इसकी वैल्यू 1200 आ जा रही है। बस काटो, 2 शून्य यहाँ से कट गया, 1 शून्य यहाँ से कट गया। बताओ 100 माइनस एक्स बराबर क्या हो गया। अगर हम देखें तो ये बचा 1200 गुणा 10 अपान 14 गुणा 9। काटने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, तो ये कटेगा 2 से, अभी 2 सत्ते 14 और ये हो जाएगा 600। फिर हम इसको 3 से काटेंगे, 3 तिया 9
और 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 2000/21। 2000/21 को हम काटने की कोशिश करेंगे। हमको बताना क्या है कि कितना छूट मिला। 100 में से अभी मुझे घटाना है भी है। अगर 100 में से हम इसको घटा दें तो 100 में से घटाएंगे तो 2100 माइनस 2000, यानी कि कितना हो जाएगा 100/21 हमारा उत्तर आ गया। तो बताओ 21 से भाग दो, 21 चौके 84, ये आपका उत्तर आ गया। देख लो 100 में से क्यों घटा दिया, क्योंकि 100 माइनस एक्स बराबर दैट वैल्यू था, तो हमने 100 में से उसको घटा दिया। तो आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, लिखा कि AB का रेशियो, BC का रेशियो, CD का रेशियो दिया है, तो AD का रेशियो बताना है। अगर आपको AD बताना है, फर्स्ट और लास्ट बताना है, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि इसमें जटिलानुपाती बताएं। जटिलानुपाती बनाने का मतलब A अनुपात D लिख देंगे डायरेक्ट, और बराबर A/B गुणा B/C गुणा C/D कर देंगे, यानी 2/3 गुणा 2/4 और गुणा 2/5 कर देंगे। इससे क्या होगा, ये 4 कट जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 2/15, यानी आपका ये विकल्प सही चला जाता। देखिए कितने आसानी से आपका उत्तर बन रहा है, कुछ करना नहीं, जटिलानुपातिक फार्मूला लगाए, एक बार में उत्तर आ गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, 5 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित कर दें तो इन 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा। आपको बता दें पहले प्राकृतिक संख्याओं के बारे में एक जानकारी देखें कि मान लो कि अगर प्राकृतिक संख्या ऐसे लिखी गई है, तो अभी आप जानते हैं कि ये एपी में होती है, एपी में जो संख्याएं होती हैं उनका औसत ठीक बीच वाली संख्या होती है। तो अभी औसत हमारा 2 चल रहा है, अगर हम एक संख्या और बढ़ा दें तो इसका औसत देखो, अभी औसत 2 था, अब औसत हो गया 2.5, एक संख्या हम और बढ़ा दें तो अब औसत हो गया 3। आपने देखा कि जैसे हम एक एक संख्या बढ़ाते हैं तो हमारा औसत 0.5 बढ़ता रहता है। इन्होंने कहा 3 अंक हम बढ़ा देंगे तो हमारा 0.5 3 बार कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कुल 1.5 की संख्या बढ़ जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 10 में हानि बेचता है, यदि उसे 10 में अधिक पे बेचा होता, 10 रुपये अधिक, तो उसे 10 में का लाभ हो जाता। इसका मतलब होता है कि देखो कोई चीज ऐसे थी, पहले 10 में घाटा हो रहा था, अब 10 में लाभ होने लगा, कुल मिला के 20% का लाभ होने लगा, 20% अंतर पड़ा अगर उस 10 रुपया बढ़ा देता, यानी किसी संख्या का 20% जो होता है वो 10 के बराबर। तो बताओ 20 25 100 5 ढाई 50 हो गया, वो संख्या कितनी रही होगी, 50 रही होगी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20 से 21 लाभ पर सकता हो। बताओ 20 रुपए का सामान खरीद के 21 में बेचा, लाभ हुआ 1 रुपए का। लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य 20 होता है, 20 25 100, आपका लाभ कितना परसेंट हो गया, 5% का लाभ हो गया। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला सवाल हमारे सामने है, प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मान लो x लिखा है, यहाँ लिखा है x/9, x/9 बराबर है 16/x। आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुणा 16 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 गुणा 4 हो जाएगी, 3 गुणा 4 हो जाएगी तो कितना हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो इस तरह से आप सवालों को देख सकते हैं, बहुत आसान है। आगे बढ़ते अगले सवाल के लिए, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम है। सबसे कम के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इसको दशमलव में बदल दें। देखो 2/3 को हम दशमलव बदल देंगे तो कितना आएगा, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 7/6 है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा होगा, एक से ज्यादा, ये छोड़ो उसको, इसका कोई मतलब है ही नहीं। सबसे छोटा हमसे पूछा, 5/7 करें तो दशमलव और 7 7 49 हो जाएगा, एक बचेगा 7 7, और यहाँ पर हो जाएगा 0.6, तो हमें तो सबसे छोटा यही लगा 0.6, 3/5 कहीं दिख रहा, डी ऑप्शन सही है आपका, क्योंकि ये 0.6 आ रहा, ये तो बहुत बड़ा है, एक से भी ज्यादा है, और इन तीनों में तो यही बड़ा है। तो आपका उत्तर पूछा गया था सबसे कम कौन है, तो हमारा उत्तर आ गया डी विकल्प सबसे कम। यहाँ पर देखो क्या लिख रखा है, 40 स्क्वायर में 30 स्क्वायर बराबर 10 गुणा क्या, 40 स्क्वायर कितना होता है 1600 में से 900 घटा दो तो 700 आएगा, 700 आएगा तो 10 का गुणा किससे कर देंगे 700 आ जाए। देख रहे हो आप, लगाना हो रहा क्या, ये देखो कितना है 1600, ये कितना है 900, 16 में से 900 घटाओगे 700 आएगा, 10 में किससे गुणा कर देंगे 700 आ जाए, 70 से गुणा कर दें, आपका उत्तर आराम से बन गया। अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक के स्थान पर 3 लिखा है तथा उसके अंकों का जोड़ उस संख्या का 1/7 है। अगर इकाई अंक पर 3 लिखा है तो दहाई अंक को 10x मान लेता हूं। देखो हमारी संख्या है 10x + 3, ये हमारी संख्या। आप कह रहे अंकों के योग क्या लिख रहा, तथा उनके अंकों का योग संख्या का 1/7,
इस संख्या का अगर हम 1/7 कर दें तो किसके बराबर हो जाएगा? x प्लस 3 के बराबर हो जाएगा। बस खत्म, हल कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 10x प्लस 3 बराबर 7, वहां जाएगा तो 7x प्लस 21। अगर हम 7x इधर लाएं तो 3x बचेगा और 3 वहां जाके करें तो 18 आ जाएगा। x बराबर 6 आ जाएगा। अगर x बराबर 6 आ जाएगा और वो 3 है ही है तो हमारी संख्या कौन सी बन जाएगी? 63 ना। बन गए कि नहीं बन गए? अब 63 की जांच भी कर लो। 63 का 1/7 9 होता। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न मेरे ख्याल से आखिरी होगा, 75 क्वेश्चन होते हैं। देखो, 0, 2, 3, 6 और 7 के अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर बताओ। अगर हम बड़ी बड़ी संख्या बताएं 5 अंकों की और 7, तो सबसे बड़ी संख्या बनेगी 7, 6, 3, 2, 0। ये सबसे बड़ी संख्या बनेगी। और सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी? ध्यान रखना, 0 से नहीं बना सकते। 0 से बनाओगे तो 4 अंक की संख्या बन जाएगी। तो हमें बनाना चाहिए 2, 0, 3, 6, 7। ये सबसे छोटी संख्या बन गई। अब घटा दो बस। 10 में से 7 घटाओगे 3, 11 में से 6 घटाओ 5, 12 में से 3 घटाओ 9, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 5, 55,953। कहीं दिख रहा? ये आपका उत्तर आ गया। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से इन सवालों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। केवल देखने में लगता है संख्या ज़्यादा है, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप, हम फिर से वही कहेंगे कि अगर आप बेसिक प्रश्नों पर अपनी दौड़ मेंटेन कर ले गए, यकीन मान लो कि एक जॉब आपकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।